तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, कोई भी चार्ज जहां पे प्रेजेंट है वो अपने आगे पीछे जहां तक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है ना अपना, जितने एरिया में अपने अराउंड जितने एरिया में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करवा सकता है किसी और चार्ज जो उसी फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो, तो उस फील्ड को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी फील्ड, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये फील्ड कहां से शुरू हुआ कहां तक है? ऑब्वियस सी बात है कि शुरू कहां से होगा, जहां पे चार्ज होगा, खत्म कहां पे होगा, जहां तक उसकी लिमिट होगी। तो जहां पे खत्म होगा, ठीक है ना, वहां तक का पूरा एक एरिया को मैं सर्कल बनाऊं, एक सर्कल बनाऊं, तो उसके बीच के जो स्पेस होगी ना उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां तक है, इसको बताने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो जो इमेजिनरी लाइंस है ना उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, ये वो लाइन से जो ये बताती है कि जहां से शुरू हुई है वहां पे चार्ज है, जहां पे खत्म हुई है वहां पे फील्ड भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से स्टार्ट होती हैं जहां पे हाँ चार्ज होगा, और खत्म वहां पे होती है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। जहां तक दूसरा चार्ज रखोगे उसके बाद तो वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रेजेंट चार्ज की वजह से, क्योंकि वो फील्ड के बाहर आ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद अब ये जो इमेजिनरी लाइंस मैंने बोला ना, ये कितना नंबर है इनका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है ये, ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। कोई एरिया दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, ये चार्ज है, इसके आगे पीछे, ये मैं जरूरी नहीं कि उस एरिया के अंदर, एरिया के बिल्कुल इनसाइड पे चार्ज ले रहा हूं, इधर भी होगा, इधर भी, इधर भी, इधर ये सारा एरिया बन रहा है इसका। कौन सा एरिया, वो एरिया जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता चला होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि गिवन सरफेस एरिया से पास होती हैं, दैट नॉर्मली पास थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है ना। जैसे ये कोई एरिया है, यहां से आगे कोई एरिया है, ये एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, अभी फिलहाल मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एरिया, ठीक है ना। इस एरिया में कितनी लाइंस, क्योंकि मैंने कहा ना चार्ज के आगे पीछे लाइंस ऑफ फोर्स जाती है, इधर इधर तक कुछ एरिया बनाएंगे, उस एरिया में मैंने ये एक सरफेस ले ली, ठीक है, ये छोटा सा एरिया बीच में ले लिया। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्यों, क्योंकि चार्ज अगर यहां है तो इधर भी तो जाएंगी ना, तो इधर कितनी जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास टू द गिवन सरफेस एरिया। ये एरिया वो है जो हमें दिया हुआ है, तो इस दिए गए एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो पास हो रही हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा मैंने ये कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस कौन सी हो गई भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन सी, वही वो इमेजिनरी लाइन जिनकी हम बात करते थे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे दो डायरेक्शंस हो जाती थी उस फील्ड की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो दो डायरेक्शंस हो ही नहीं सकती ना, फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, या उधर या इधर, तो दो इधर भी और इधर भी, ये कैसे, ठीक है ना। फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती थी, जो पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए हम ये कहते थे कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वहां पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो दो डायरेक्शंस बनेगी, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो पता चला आपको, देखो सिंपली क्या कहोगे, एक सरफेस मतलब एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस कितनी पास हो रही हैं। वो इमेजिनरी लाइंस हैं क्या, वैसे वो इमेजिनरी लाइंस हैं, यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल। अब इस चीज को हम लिखते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए लिखो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द टोटल number of electric, total number of electric lines of force, the total number of electric lines of force that normally pass, ये नॉर्मली मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। नॉर्मली पास थ्रू द गिवन सरफेस एरिया,
दिए गए सरफेस एरिया से जो नॉर्मली पास हो रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी हो रही है, उसका नंबर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट में ऑल्सो भी डिफाइन, इसका आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर, मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हो आप। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, वो जिसमें वो हमने कंसीडर किया है, एक पार्ट उसका कंसीडर किया ना, तो सरफेस एरिया की बात हो रही है। गिवन सरफेस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ये नॉर्मल कंपोनेंट ये भी बताता हूं मैं, सरफेस एरिया एंड इट्स, या देखो सरफेस एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट किसका होगा, उसी फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, तो एंड नॉर्मल कंपोनेंट, कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसका, और सरफेस एरिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखा किस सिंबल से जाता है, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है ना, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई का सिंबल ये रहा, ऐसे करके ये, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर यहां हम फाई से इसको डिनोट करते, जो डेफिनेशन में कहा गया है बस उसी चीज को मैं यहां लिखने वाला हूं। मैथमेटिकली इसको अगर फाई से डिनोट करते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि फाई इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले मैं ना एक स्मॉल सरफेस एरिया लेता हूं, छोटा सा सरफेस एरिया। ठीक है, मैं यहां डायग्राम में बताऊंगा कि क्या कैसे किया मैंने। तो एक छोटा सा सरफेस एरिया लेता हूं, उस एरिया, देखो अगर छोटा सरफेस एरिया लूंगा तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा, वहां पे कम फ्लक्स होगा ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब कम होंगी, मतलब टोटल नंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो एरिया बहुत छोटा लिया हमने, उसको मैं डी फाई लिखता हूं। डी मतलब ये छोटा सा, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, बहुत सारे एरिया को डिफरेंशिएट किया हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे एक टुकड़ा ये भी है। ठीक है, तो डी फाई ये स्मॉल फ्लक्स है। मैं टोटल फ्लक्स भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले स्मॉल फ्लक्स पता करो। ठीक है, स्मॉल फ्लक्स किसके इक्वल, नॉर्मल कंपोनेंट तो बाद में, लेकिन पहले सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया को अगर मैं एस से डिनोट करूं, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया भी तो छोटा होगा ना, छोटा फ्लक्स है तो छोटा, उसको डी लिख दो तो बन गया डी एस। ठीक है ना, डी है स्मॉल के लिए। ठीक है, अगर एरिया ना बहुत बड़ा तो उसको स्मॉल करने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है, अच्छा नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ई तो आएगा ही। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ई आएगा ही आएगा, ई आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये देखो नॉर्मल कंपोनेंट, अच्छा नॉर्मल कंपोनेंट के लिए आप क्या करें, ध्यान से सुनना, ये वो बात हो रही है जैसे ये मैंने मान लो एक सरफेस ले ली, स्फेरिकल सरफेस कह लो इसको, क्लोज्ड सरफेस है, मैं इसको क्लोज सरफेस कहूंगा। ठीक है ना, क्लोज है ना, ठीक है, तो क्लोज सरफेस है। मान लो यहां क्या हो गया, तो ये एक हमने क्लोज्ड सरफेस लिया है, यहां पे क्लोज सरफेस है। ओके, इसके ऊपर का एक छोटा सा एलिमेंट, अच्छा अगर मैं इसको कह रहा हूं स्फेयर है, ठीक है, तो क्या ये सर्कल टाइप का होगा, नहीं, जैसे फुटबॉल होता है ना या गेंद होती है, ठीक है, उस तरह का स्फेयर वो होता है। ऐसी एक सरफेस हमने ले ली है, उसके ऊपर का छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट, क्यों, मैं तो वैसे पूरी सरफेस का निकालना चाहता था, ये स्मॉल क्यों, क्योंकि ये देखो डीएस का मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये पूरा सरफेस एस है, छोटा सा एरिया, इसको डीएस कहते हैं। ठीक है, डीएस, लेकिन ये जो छोटा सा एरिया लिया मैंने, स्मॉल एरिया, इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, डीएस के साथ आप लिखेंगे कॉस थीटा, बस ये याद रखना। ठीक है ना, नॉर्मल कंपोनेंट कॉस थीटा होगा यहां पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं ई,
ई से डिनोट करते हैं। ई आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये आ गया इसका नॉर्मल कंपोनेंट किसका, उस छोटे से एलिमेंट का। वो एलिमेंट क्या है, वो छोटा सा एरिया है। कौन सा एरिया है, ये एक लार्ज एरिया, जो बड़े वाला एरिया था ना, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको मैंने ds कहा cos थीटा, एक नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। दो कंपोनेंट बनते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, ठीक है ना। इस लाइन पे अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस लाइन पे मैंने कहा था कि एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का, और साइन 0 खत्म, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कॉस 0 होगा तो उसका आंसर आएगा ना 1, वो एग्जिस्ट करेगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट दो होते हैं, साइन थीटा वेनिश, कॉस थीटा बच गया, ये कॉस थीटा मैंने लिख दिया, ds कॉस थीटा। तो ये बन गया एक नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल क्यों, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था क्लास 10th में, कि जब इधर से इंसिडेंट रे आती है, इधर से रिफ्लेक्टेड रे होती है, बीच में नॉर्मल होता है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये नहीं पढ़ा था, बीच में नॉर्मल होता है। वो जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना प्लेन के साथ, वही है ये। तो नॉर्मल एलिमेंट जो है ये सरफेस, अच्छा ये जो फुटबॉल की तरह मैं कह रहा हूं, ये स्फीयर है, ठीक है ना, ये स्फीयर है, इसके ऊपर कहीं भी आप इस तरह से एक नॉर्मल लोगे, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसा ही होगा। ओके, तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल बनेगा ना, है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो है नहीं फिलहाल, तो इसलिए इनके बीच में एंगल बनेगा, जो उसको बोलेंगे एंगल क्या है, वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, और उस एंगल को हम थीटा मान के चलते हैं, वो एंगल थीटा होगा। यहां पे हमने थीटा ले लिया, थीटा वो एंगल। अच्छा देखो ना, यहां पे मैंने कॉस थीटा कहा था, कॉस तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन थीटा क्या है, वो एंगल ही तो है। कौन सा एंगल है भाई, इन दोनों के बीच में नॉर्मल कंपोनेंट और ई के बीच में एंगल थीटा लिख दिया हमने। तो यहां पे वही चीज होगी, ds के साथ में cos थीटा लिख देता, ठीक है, cos थीटा। देखो ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये e पहले लिख दूं, क्यों मल्टीप्लिकेशन है ना, e पहले लिख दूं, ds cos थीटा अलग से लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। अगर मैं इन दोनों को, मैंने एक बात बताई थी कि क्रॉस को हटाओगे तो साइन लगाओगे, अगर डॉट को हटाओगे तो कॉस लगाओगे, अगर कॉस को हटाओगे तो डॉट ही तो लगाओगे, है ना। डॉट हटाने पर कॉस लगता है, तो कॉस हटाने पर डॉट लगा दो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ई डॉट ds, ये समझो बात को, ई डॉट ds, क्यों, क्योंकि कॉस हटा है, ठीक है ना। ये वो एंगल था, अगर स्पेशल केसेस देखते हैं ना, जिसमें हम 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री जैसा कल किया था हमने, तो ये ई डॉट ds जो है, ये क्या बन गया, ये कॉस को हटाने पर एक वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि वो साइन के लिए बनता, ये क्या है, ये कॉस के लिए था, ठीक है। तो ई डॉट ds, ये फाई की वैल्यू आ गई, यहां तक क्लियर है। देखो ये तो था एक स्मॉल फ्लक्स, अगर मैं चाहूं टोटल फ्लक्स कितना होगा, और टोटल फ्लक्स किसके ऊपर, पूरे एरिया के ऊपर, ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था, एरिया एलिमेंट, ये बस छोटा सा, लेकिन सारे के ऊपर कितना होगा, उसके लिए करते हैं क्या, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। वहां आपने ये देखा होगा कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी चीज है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए, डिवाइड करने के लिए डिफरेंशिएशन की जाती है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अगर उन सारे पार्ट्स को मिला के मैं एक बड़ा पार्ट बनाऊं, उसके लिए इंटीग्रेट किया जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, वो अंकल आंटी वाला नहीं, ये एंटी होता है। एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट, ठीक है ना, खिलाफ, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, उल्टा है एक दूसरे का। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन में जोड़ना कैसे याद रखें, इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, पता है आपको, इंटीग्रेशन का सिंबल ये है। अगर मैं बीच में ये गोला लगा देता हूं, ये जो गोल कर देता हूं, इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल है ये, और ये क्लोज था ना सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल का यूज करते हैं हम, छोटे से एरिया के लिए ds, और उसको जब हम मिलाएंगे उसको इंटीग्रेट करते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस लिख सकता हूं मैं। इस सरफेस एस की इंटीग्रेशन का मतलब ये भी टुकड़ा ये सबको मिला के जो बन गया, इस सफेद के ऊपर के सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के जो बना, उसको हमने लिखा टोटल इंटीग्रल ऑफ एस। क्लोज सरफेस था, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। तो चलो इस चीज को मैं यहां पे दिखाता हूं। अगर ये स्मॉल एरिया था, इस स्मॉल के लिए स्मॉल फ्लक्स था, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा 5। डी तो उसके लिए था जिसके लिए हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक छोटा सा एरिया है। अब तो बड़ा एरिया ले रहे हैं, इसको तो 5 लिखेंगे ना, इसको हम 5 लिखेंगे टोटल। वैसे भी अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, आप कहोगे सर इंटीग्रेट किस लिए रखा हुआ? फिर अगर इसको हम यहीं पे 5 लिख दें तो इंटीग्रेशन इसलिए, ये d5 की इंटीग्रेशन करो ना, तो यस डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे का अपोजिट। वैसे भी d5 की जो इंटीग्रेशन है वो 5 ही होती है। d5 का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? d5 जितने भी हैं टोटल d5, उन सबको सम अप कर दो, सम कर दो। ऐसे याद रखो, देखो s फॉर सम होता है ना, मैं इसका ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पकड़ के खींचूं तो कैसा बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको हम ना क्या कर रहे हैं कि सम कर रहे हैं, समेट रहे हैं सारे को, जो छोटे छोटे टुकड़े ds 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 इन सबको मिला के जो बन रहा है ना, वो इंटीग्रेशन ऑफ ds है। तो वो 5 तो होगा, टोटल फ्लक्स इज 5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन? ओवर सरफेस s। क्या इंटीग्रेशन काफी है? नहीं, क्लोज्ड इंटीग्रल लिखूंगा, क्लोज सरफेस है इसलिए, ठीक है। और बीच में आएगा e डॉट ds, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। अब देखो, अगर सरफेस के ऊपर E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, एक जैसा समझते हो, हर जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E कांस्टेंट है। E अगर कांस्टेंट है, एक जैसा है हर जगह पे, तो E कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है, यहां तक काफी है, इसकी डेफिनेशन यहां तक ही है, ठीक है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट होता है E को निकाल लेते हैं हम बाहर, और अंदर बच गया सरफेस S, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मतलब एस हो गया सरफेस का पूरा टोटल इंटीग्रल, और आगे बच जाता है ds। ds क्या है? अब मुझे बताना, ds क्या है? एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, इंटीग्रेशन साथ में लगे, बड़ा सा एरिया एलिमेंट नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा एरिया। कौन सा एरिया? ये तो मैंने स्फीयर बनाया था। अब इसका मतलब कि टोटल क्या आ गया? एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आगे 10th फिर से याद, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, तो यूनिट्स क्या होने चाहिए? इसके यूनिट्स क्या होंगे? लिखो, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? यूनिट ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैसे क्या होते हैं यूनिट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं पता आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड होता किसके इक्वल है? ई। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर मैं ई के यूनिट्स देखूं तो वो होंगे एफ के क्या होते हैं? फोर्स के न्यूटन। चार्ज के क्या होते हैं? कूलम्ब। तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब लिख सकता हूं मैं इसको। ये है ई के यूनिट्स। अब और क्या साथ में? ई डी एस, सरफेस एरिया। तो एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? एरिया को किसमें नापते हैं? किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। स्क्वायर लिखते हैं ना, वॉल्यूम होता है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, लेकिन हम मीटर, फिलहाल मैं ऐसे यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो वो मीटर क्यूब आया। अब होता है 4 किस्म के यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। ये पढ़ा होगा क्लास 11th में, पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो ये यूनिट्स होते हैं। अब देखो यहां पे ना इलेक्ट्रिक यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यूनिट्स क्या होंगे इसके? यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर, वो होंगे ई के रहे एन अपॉन सी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, और साथ में क्या है हमारे पास? एरिया। इसके होते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो विच इज इक्वल टू न्यूटन कूलम्ब, जो है ना वो ऊपर आके इन्वर्स कर देगा, ऊपर चला गया, और यहां आगे मीटर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट्स रहे, ये है इसके यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है ये सारा आपको यहां से डिफाइन हो गया है। अब सुनो ध्यान से, चलो पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी गिवन सरफेस एरिया से पास होती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इसको डिफाइन कर सकते हो मैथमेटिकली, कैसे? दो चीजों के प्रोडक्ट से, ठीक है, एक सरफेस एरिया और दूसरा वो जो नॉर्मल कंपोनेंट लिया हुआ ना cos थीटा वाला है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये। उसी प्रोडक्ट से हमने दिखाया ये प्रोडक्ट डी फाई क्यों लिया? सबसे पहले एक छोटा एलिमेंट लिया, अब उसके बाद हमने क्या किया? होल कर दिया। उस पूरे के लिए क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन से ये पूरा हो गया, तो हमारे ये पूरा के पूरा सरफेस जो है ना, इसके ऊपर कितना फ्लक्स होगा वो हमें समझ आ गया। तो वो फ्लक्स कितना होगा? वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो फाई है इसके इक्वल। ई डॉट डी एस लिखो या फाई लिखो, एक ही बात है। फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी एक गिवन सरफेस एरिया से पास होती हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ज्यादा अब इसके बारे में करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट हमें थ्योरम करनी चाहिए जिसका नाम है गॉस थ्योरम।